नाज़रीन, वक्त होता है आज के हस्बे हाल का। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ दे रही है नाजिया बेग और इस प्रोग्राम की जान अजीजी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम। यार जुनैद, मैं यार स्टार्ट में कुछ चंद संजीदा बातें करना चाहता हूँ, प्लीज बीच में कोई जुगत पानी ना करना। अच्छा, ये तुम कह रहे हो मुझे? हाँ प्लीज, मैं संजीदा बात करना चाहता हूँ, मैं बीच में लाफ्टर लेने की कोशिश ना करना कि मैं कोई ऐसी जुगत कर दूं जिससे हंसी निकल जाए ना। खुदा का खौफ करो यार, ये तुम मुझे कह रहे हो आज, ये नौबत भी आनी थी। बात ये है जुनैद कि ये कुछ अरसा पहले हमने एक बच्चा, जवान बच्चा बेचारा, उसके मुतल्लक अपील की थी वजीर आला पंजाब जनाब शहबाज शरीफ साहब को कि एक जवान बच्चा है रावलपिंडी का इरफान, उसे बोन मैरो की बीमारी है बेचारे, और कुछ 25 लाख रुपया उसके इलाज का खर्चा है। बेचारे गरीब लोग हैं, उनके पास टका नहीं है, माँ बाप उसके रोते फिर रहे हैं, कोई उसको पूछने वाला नहीं, किराए के मकान में वो लोग रहते हैं, मर गए हैं बेचारे। वो उसको को 30-35 हजार रुपये की दवाई खिलाते हैं, कोई 10-15 दिन के अंदर अंदर। कहां से वो पैसे ले गए हैं और क्या करे उसका? कोई यार किसी ने उस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया। एक बोर्ड बनाया था वजीर आला साहब ने कि जी इस बोर्ड को चाहिए कि मुकर्रर किया था कि जी इसको फौरन देखेंगे बच्चे को क्या है। वो ना बोर्ड ने कुछ किया, ना मुड़ के किसी हेल्थ के महकमे के बंदे ने कुछ किया, ना को वजीर आला साहब के हुक्म पे कुछ कोई अमल हुआ है। अब ये जो बच्चा जिसका पिंडी वाले का जिक्र किया था और खादमे आला साहब ने उसका हुक्म भी जारी किया था और नहीं अमल हुआ, किसी ने नहीं किया, उसका बाप जरा सुनो वो बेचारा क्या कहता है। उन्होंने हमें लेटर एक भेजा, इधर होली फैमिली हॉस्पिटल में मेडिकल बोर्ड बनाया उन्होंने, फिर हमें कॉल की, हम उधर गए हैं। 3-4 हफ्ते उन्होंने टेस्ट लिए बच्चे के, कोई उन्होंने हमें दवाई नहीं दी। वो कह रहे जी आप बाज़ार से लाएं, हमें तो उन्होंने सिर्फ ये बोर्ड बनाने का कहा। फिर मैंने लाहौर में फ़ोन किया वज़ीर आला के दफ्तर में, तो उनके सेक्रेटरी हैं कयूम साहब, जिन्होंने लेटर भेजा। उन्होंने फिर मुझे कहा जी कि हम करते हैं जी, भेजते हैं जी। 6 महीने हो गया, कोई मसला नहीं हो रहा हमारा, बच्चे की हालत मज़ीद ख़राब हो रही है। ये तो एक मरीज़ का वाक़या है ना। हमने 2-3 अपने शोज़ में जिक्र किया था कि पंजाब में एटलीस्ट, बल्कि पूरे पाकिस्तान के सरकारी अस्पतालों में ख़राब मशीनरी का जिक्र किया था। तुम ज़रा ईमानदारी के साथ बताओ कि हमारी बार बार दरख्वास्त के बावजूद एक भी सरकारी अस्पताल में मशीन ठीक हुई है? और मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे गवर्नमेंट समझती है कि हमको पर्सनल काम कह रहे हैं, हालांकि इंसानियत के हवाले से बात करते हैं। वो वजीर आला साहब को इसलिए सिर्फ कहा था उस बच्चे का भी, और ये मशीनों के बारे में सुन लो। अभी कुछ दिन पहले एक लड़का है बेचारा, वो कहता है जी मेरे वालिद साहब का बाईपास हुआ है, वो बेहोश है और PIC में है, ये पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में। अब प्रोफेसर साहब कहते हैं कि इसका CT स्कैन कराएं, CT स्कैन मशीन ही खराब है। अब सुनाओ, अब वेंटिलेटर पे वो मरीज लगा हुआ है, PIC पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की CT स्कैन मशीन खराब है। यार कहाँ वो मरीज को ले जाए, ना बाहर लेके जाने जोगे, ना को प्राइवेट जगह पे करवाने जोगे। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे बाज़ दफ़ा ये एहसास होता है कि हमारे हेल्थ सिस्टम के अंदर कोई बुनियादी किस्म का ऐसा सुकम मौजूद है जो हमारी हुकूमतें अगर चाहें भी, अगर शदीद ख्वाहिश भी रखती हों, तो भी वो सुकम जो है वो दूर नहीं कर सकती उनको। अव्वल तो ये कि हमारे हुक्मरान और हमारी हुकूमतों की कभी भी अव्वलीन तरजीह रही नहीं है, ना तालीम और ना सेहत। लेकिन अगर हमारी हुकूमतें चाहें भी तो हमारे हेल्थ सिस्टम की दुरुस्ती जो है वो कोई इतना आसान काम नहीं। और मेरे ख्याल में अल्टीमेटली हमें इसी तरफ जाना पड़ेगा कि हुकूमतें, मेरा ख्याल है कि जवाब दे दें कि ये हेल्थ को दुरुस्त करना हमारे बस का रोग नहीं है। और हुकूमतें जितना भी सेहत पर खर्च करती हैं वो मेरा ख्याल है कि गरीब आवाम की हेल्थ इंश्योरेंस करवा दें और अपनी जान छुड़वाएं इस मामले से। अच्छा जी, हाँ, मतलब दुनिया की जो तरक्की याफ्ता और महज़ब कौम है, अल्टीमेटली उन्होंने यही रास्ता इख्तियार किया है। ये जो हस्पतालों को फंड्स मुहैया करना है ना, ये मसले का हल नहीं है। हस्पताल अपने पैसे वसूल करें और बेहतर से बेहतर इलाज की सहूलतें दें और अपने सिस्टम को बेहतर बनाएं, और जो आवाम को पैसे हैं वो हुकूमत दे। मतलब एक गरीब आदमी है, उसकी हेल्थ इंश्योरेंस हुकूमत कर दे, और जो उससे ज़रा ज़्यादा पैसे रखने वाले लोग हैं उनका कोई प्रीमियम रख लिया जाए, 20%, 30%, जो उससे ज़्यादा लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनसे ज़्यादा प्रीमियम ले लिया जाए। लेकिन अल्टीमेटली मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भी हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा जी, दूसरे मुल्क किसी तरफ जा रहे हैं? यार अमेरिका
امریکہ سے زیادہ ہیلتھ پہ کوئی ملک خرچ نہیں کرتا, کوئی دوسرا ملک. یعنی وہ اپنے ٹوٹل جی ڈی پی کا 17% ہیلتھ پہ خرچ کر دیتا ہے, 17%. اور دوسرے نمبر پر کینیڈا ہے. اور فرق دیکھو تم امریکہ اور کینیڈا کا, کہ کینیڈا صرف 10.7% جی ڈی پی کا حصہ خرچ کرتا ہے ہیلتھ پہ, اور امریکہ 17%. اور یعنی اس طرح امریکہ اپنے ایک شہری پر سالانہ کم و بیش $7,500 فی کس خرچ کرتا ہے. ہاں جی, $7,500 یس ٹو بی ویری ایگزیکٹ $7,410 فی کس سالانہ خرچ کرتا ہے ہیلتھ پہ. کیا کہہ رہے ہو یار, $7,500 کو تھوڑے نہیں ہوتے. یہ حکومت خرچ کرتی ہے, لیکن اتنا زیادہ پیسہ خرچ کرنے کے باوجود آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ مہنگا علاج امریکہ میں ہے. یعنی ایک ایم آر آئی ٹیسٹ پر ایک عام امریکی شہری کو $1,081 خرچ کرنا پڑتے ہیں. دوسری طرف فرانس میں یہی ٹیسٹ $281 میں ہو جاتا ہے. اتنا زیادہ فرق جناب. ایک اینجیوگرام پر ایک امریکی کو $798 خرچ کرنا پڑتے ہیں, اور کینیڈا میں اینجیوگرام جو ہے $35 میں ہو جاتی ہے. امریکہ میں تو پھر لوٹ ماری ہو رہی ہوئی نا. اب اس صورتحال کے پیش نظر 2 سال پہلے پریزیڈنٹ اوباما نے ایک بل سائن کیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہر امریکی شہری کو ہیلتھ انشورنس لازماً کروانا پڑے گی, اور اگر وہ اپنی ہیلتھ انشورنس نہیں کرواتا تو اس کو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا. یعنی قابل سزا جرم ہے وہاں پر. لیکن ابھی تک خیر یہ بل جو ہے قانون کی شکل نہیں اختیار کر سکا, کیونکہ وہاں پر 26 سے زیادہ جو امریکی ریاستیں ہیں انہوں نے ایک طرح سے سٹے آرڈر لے لیا, اور آج کل یہ کیس امریکی سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے. تو پاکستان اپنے ایک شہری کی ڈینٹنگ پینٹنگ پہ سالانہ کتنا خرچ کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے امریکہ کے فوراً بعد پاکستان کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہے, چکر آ جائیں گے تو. پاکستان سے پہلے میرا خیال ہے ہندوستان کا جان لینا چاہیے, بنگلہ دیش کی بات کر لینی چاہیے, روانڈا کی بات کر لینی چاہیے. چلو یہ بتا دو. ہندوستان کی حکومت اپنے ایک شہری کی صحت پر سالانہ $132 خرچ کرتی ہے. واہ واہ واہ, یعنی $7,500 کے بعد 132. اور روانڈا جیسا جو مفلوق الحال ملک ہے وہ اپنے ایک شہری کی صحت پر $102 خرچ کرتا ہے. اور پاکستان اپنے شہریوں کی صحت پر $63 سالانہ فی شہری خرچ کرتا ہے. جی ٹھیک ہے, $63. میں سمجھ گیا ہوں جی. $63 سال کے ایک بندے پہ لگاتے ہیں. ویسے میں معافی چاہتا ہوں, اس سے زیادہ تو میرا خیال ہے سائیکل کا سالانہ پینچروں کا بل بن جاتا ہے. یعنی امریکہ اپنے ٹوٹل جی ڈی پی کا 17% ہیلتھ پہ خرچ کرتا ہے, اور پاکستان 2.6, اور ہندوستان 4.2. Good. It is very interesting, and this is not interesting. It's shameful. Depressing. Yes, not shameful, because it is sheerly shameful, yaar. No, we are shame-proof nation. ویسے یار یہ جو تم بات کر رہے ہو نا کہ واقعی حکومت کو چاہیے کہ ہر بندے کی غریب آدمی کی انشورنس ہی کرا دے. خجل تو نہ ہوتے پھریں گے غریب مسکین لوگ بیچارے. سیدھی بات ہے, ہسپتال جا کے اپنا انشورنس کارڈ وہاں علاج کرا کے کار آ جائے, پاویں کسی پرائیویٹ ہسپتال میں بھی چلے جائیں, پرائیویٹ میں بھی جا سکتا ہے نا بندہ. ہاں بالکل. تائیوان نے یار 1990 میں یہ تجربہ کیا تھا کہ اپنا پچھلا جتنا جو ہیلتھ سسٹم تھا سب کچھ ابالش کر دیا تھا, اور انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر اپنے شہریوں کی انشورنس کی تھی. اور آج تائیوان کا جو ہیلتھ سسٹم ہے پوری دنیا میں ایک مثالی ہیلتھ سسٹم سمجھا جاتا ہے. لو اللہ, تائیوان کی چیز ہے وہ چائنا کی طرح بڑا کم وقت گزارتی ہے. تائیوان ایک یار, تائیوان سے یاد آیا میرا جو بڑا تایا تھا نا یار. تائیوان سے تایا نہیں, تائیوان سے بڑی تائی یاد آنی چاہیے. ناظرین یہاں سے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کافی عرصے بعد ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے نیشنل ریگولیشن اینڈ سروسز ڈاکٹر فردوس عاشق آوان. ماشاءاللہ جنید صاحب, آپ کے منہ کی تعریف نہیں ہے جس روانی کے ساتھ آپ نے میری وزارت کا نام بولا ہے نا. مجھے لگتا ہے کہ میں اس شو کی اینکر ہوں اور آپ اس محکمے کے وزیر ہیں, چونکہ بڑا مشکل ہے اس محکمے کا نام یاد کرنا. اس محکمے کا نام 2 ہی صورتوں میں یاد ہوتا ہے, یا آپ کی اس محکمے میں فائل پھنسی ہو, یا پھر آپ نے اس محکمے میں نوکری کے لیے درخواست دی ہو. فائل یہاں اس لیے نہیں کسی کی پھنس سکتی کہ اس پورے محکمے میں صرف ایک ہی فائل پڑی ہوئی ہے, اور وہ میری وزارت کے نوٹیفیکیشن کی. اچھا, رہ گئی بات نوکری کی تو وہ یہاں ہے ہی نہیں.
दो ही तो बंदे हैं इस महकमे में, एक मैं और एक मेरा ड्राइवर। कादी वजारत है जुनैद साहब जी, बाहर बोर्ड भी नहीं लगा है। अब यकीन करें मैंने मार्कर के साथ खुद ही कागज के ऊपर लिख के बाहर लगाया हुआ है, वजारत नेशनल रेगुलेशंस एंड सर्विसेज। आए हुई ऊपर से वहाँ इश्तिहार भी लोग अपने अपने लगा गए हुए हैं, दंगल वाले भी, उर्स वाले भी, कुल्फियां वाले भी, अजीब जिहा ओदा मजमून बन गए है। वजारत नेशनल शेरे पंजाब दंगल, वफाकी वजीर डॉक्टर बाबा कुल्फियां वाला आवान। मेरी अवतरी नखतरी वजारत किसे ना काम दी, बड़ी मुश्किल वजारत दे छड़ी। इसमें क्या मुश्किल है? मुश्किल ही ना रीक मेज कुर्सी ते बह रहो सारा दिन, कंधा ना गल्लां करते रहो। पहली वजारतें अच्छी थी मेरे पास, वजारत इतलात तो मुझे इसलिए भी अच्छी लगती थी कि मैं उसे वजारत इतलात नहीं इटलात कहती थी। इटलात? जी, उस वजारत में या इट चलती है या लात चलती है, और मेरे तो आपको पता है हाथ भी चलते हैं, इसलिए उसमें मैं काफी कंफर्टेबल थी। अच्छा। और रह गई बबूदे आबादी की वजारत, उसमें भी मैं लोगों को बड़ी आसानी से कन्विंस कर लेती थी। वो कैसे? मैं अपने हलके के लोगों से कहती थी कि पलियो लोगों, हमारा शहर सियालकोट पूरी दुनिया में इकबाल का शहर मशहूर है, क्यों 2-3 बाल जम के अपने शहर का नाम डुबोते हो, इसे इकबाल का शहर ही रहने दो। वैसे डॉक्टर साहब आप ज्यादा खुश वजारत इतलात में थी। मैं ही खुश नहीं थी, आप लोगों को भी ठिकाने पे रखा हुआ। अच्छा। अब देखो ना जरा, जब से मैं वजारत इतलात छोड़ गई हूँ, ये मीडिया ने क्या आत चुकी हुई है, रोज दूसरे दिन करप्शन करप्शन करप्शन। हाय हाय केड़ी करप्शन कर बैठे हैं असी। मैं तो ये सोचती हूँ कि इतनी ईमानदार हुकूमत में अगर आप लोग इतने इल्जामात लगा रहे हैं, अच्छा। तो आइंदा अगर सच्ची मुच्ची को बेईमान हुकूमत आ गई तो उस बेचारी का क्या बनेगा। अच्छा, नहीं ईमानदारी तो आपकी हुकूमत की लाजवाब रही। हाय हाय हमें तंजा ना करो जुनैद साहब, इससे बड़ी ईमानदारी और क्या हो सकती है कि हमने 5 साल पूरे किए, दौड़ते हुए को केड़ा जान दिया जे, किसी को 500 का हिसाब मंगो दे को नहीं पूरा हुंदा, हमने तो 5 साल पूरे करके दिखाए। अरबों रुपए हड़प करने के इल्जामात है आपकी हुकूमत पर। शाबाश नाजिया, आप तो खातून हो, आपको तो मेरा साथ देना चाहिए। कौन से हड़प कर गए? देखे घर में अगर हंडिया पक रही हो तो हंडिया के फायदे के लिए अगर एक आधी बोटी चख ली जाए तो वो कोई बुरी बात तो नहीं होती। डॉक्टर साहब अगर एक आध बोटी चख ली जाए वो तो ठीक है, लेकिन अगर आधा किलो गोश्त पकाते हुए 6 बोटियां चख ली जाए तो वो तो करप्शन है ना। अब तो पता है कि इन्होंने 6 बोटियां चखने, फिर इन्हों की तसल्ली होनी है तो गोश्त ही बता लो। जहाँ पे गोश्त की पूरी पूरी देग थी, आपके वजीर सारी सारी देग चख गए। चलो उन छड़ दियो जान रेलवे दी। साहब चूंकि मेरे पास अब वजारत इतलात तो नशरियात नहीं है, इसलिए मैं किसी और की सफाइयां पेश करने की पाबंद नहीं हूँ। मैं तो अपनी बात करूंगी। इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, उंज भी आपोता आप ही अपना मैं इतना जरूर कहूंगी कि मैंने बिल्कुल लुट मार नहीं की। अच्छा। लुट की तो मैं कसम भी उठा सकती हूँ, और मार अगर को मेरे हाथों निकल गई हो तो मैं कह नहीं सकती, चूंकि आपको पता है मैं जरा थोड़ी हाथ छोट हूँ। इसी ईमानदारी की वजह से और अल्लाह के फजल से लोगों की खिदमत की वजह से मैं अपने हलके में बड़ी पॉपुलर हूँ। लोग मेरे पे इतबार करते हैं और मेरे साथ बड़ा प्यार करते हैं। यकीन है मुझे अगर मैं इलेक्शन में ना भी खड़ी हूँ तो जीत जाऊँ। वो कैसे? मुझे मेरे वोटर कहते हैं आपा बेशक आप खड़ी हो या बैठी हो, वोट हमने आपको ही देना है। बल्कि मैं तो किसी फंक्शन में खड़ी होने भी लगूँ ना तो वोटर कह देते हैं आपा आप बैठ जाएं, हमें बताएं क्या हुक्म है। मैं उनको समझाती हूँ कि अल्लाह खैर करे, इलेक्शन नेड़े ने, बैठने वाली गल ना मुंह कटिया करो, नैश हुंदी है। इसका मतलब है कि आपके हल्के के लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ नाजिया, बस काम जो मैंने उधर बहुत कराए हैं, मैंने अपने हलके में बड़े तरक्याती काम कराए हैं। तरक्याती भी और गैर तरक्याती काम भी बड़े कराए। सुना ये कि गैर तरक्याती बहुत करवाए हैं आपने। देखो फिर हुण तुसी गलत जगह ते हमें फसन रहे। मेरे कहने का मतलब ये है कि बगैर किसी लालच के अल्लाह के फजल से लोगों की खिदमत की है। लोग तो इतना प्यार करते हैं कि कई लोग तो इलेक्शनों से पहले ही जाके मुझे वोट डाल आए। अच्छा। मैं फिर समझाया, मैं क्या इलेक्शन ते आ लेंदे हो, इलेक्शन तो पहले वोट पाना इंज ही हुंदा जिवें चुल्हा बालन तो पहले तवे ते रोटी पा दियो।
आटा भी जाया तो भुख भी ना लगती। इसका मतलब है आपकी इलेक्शन की ठीक ठाक तैयारी है। ऐसी वैसी मैं ते ऐतकी गुज्जी तैयारी की थी। गुज्जी तैयारी जिवें गुज्जियां सट्टा नहीं होंदियां, चुप चुपीते मैं फुल तैयारी की थी इलेक्शन दी। अच्छा मैं ते अपने नारियां नूं नारे भी याद करवाते। अच्छा हाँ जी, मैं ते नारे याद कराने वास्ते मुंडियां नूं मास्टर रख के दिता है। वाह रोज उन्हां नूं नारे याद करान दे। ऐसा ऐसा नारा बनाया ने मैं हैरान हो गई हूं। वाह सियालकोट की बड़ी पहचान फरदौस अबान फरदौस अबान, मारे मुक्की कड्डे जान फरदौस अबान फरदौस अबान, तेरा मेरा सबका मान फरदौस अबान फरदौस अबान, ना कोई फायदा ना नुकसान फरदौस अबान फरदौस अबान, दुश्मन कायरा कमर जमान फरदौस अबान फरदौस अबान, खा जाए दर्जन रोगनी नान फरदौस अबान फरदौस अबान, जापान लाहौर ते मुल्तान फरदौस अबान फरदौस अबान। मेरा मतलब है हर किस्म का नारा तैयार किया हमने। परसों मैंने ट्राई भी ली है। परसों हमारी एक कॉर्नर मीटिंग थी हल्के में। अच्छा मैंने अपने नारियों को कहा, मैंने कहा जरा दो ना ट्राई नारा लगाओ जरा। एक लड़के ने नारा लगाया पूरे जोश के साथ, सियालकोट की बड़ी पहचान, तो अगो एक औतरा कहता है इलामा इकबाल इलामा इकबाल। मैं क्या खलो जावे उतरिया रहिंदा नहीं तो एडा नारू शोखिया। 250 बर्गर मेरे को खा गया तो नारे इकबाल दे मारन दे। एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने कहा है कि चौधरी शुजात जाती मुफाद के लिए पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं। शाबाश मुशर्रफ साहब, ये कौन सा आपने को न्यूटन का कानून बताया जनाब? और चौधरी शुजात साहब आपके साथ भी अपनी जाती मुफाद के लिए ही खड़े थे, और को आपके साथ उनको फोटो खिंचवाने का शौक नहीं था, या उन्होंने को सूफी को फोन नहीं था किया कि सूफी ऐसे आया शहर दस्तूर दे, मैं मुशर्रफ दे कोल खलोता हूँ इंदिरा। यहाँ जो भी किसी के साथ खड़ा है ना जी, जाती मफाद के लिए ही खड़ा है। सही। और जो बैठ गया हुआ है वो थक के बैठा है, वैसे नहीं बैठा। या थक के बैठा है, या आक के बैठा है, या पोल के बैठा है। अगर खड़ा ना कोई किसी के साथ तो वो जाती मफाद के लिए ही खड़ा। ये जो स्कूल की दीवार के साथ गुब्बारियों वाला खड़ा होता है, ये भी जाती मफाद के लिए खड़ा होता है। और जो अमीर आदमी इलेक्शन में खड़ा होता है, ये भी जाती मफाद के लिए खड़ा होता है। वाहिद एक शख्स है मिसबाउल हक, जो विक्टों के साथ खड़ा होता है तो बगैर किसी मफाद के खड़ा होता है। कोई मफाद नहीं लेता, ना सिंगल, ना चार, ना 6, ना 2, बिल्कुल नहीं। जब तक अवाम सही नुमाइंदों को वोट नहीं देंगे, सिस्टम ठीक नहीं होगा। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात कमर जमान कायरा साहब के बयान पे गौर तो करो, क्या कह बैठे हैं ये? उन्होंने कहा कि सिस्टम उस वक्त तक ठीक नहीं होगा जब तक लोग सही नुमाइंदों को वोट नहीं देंगे। हाय 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 हाय, ये तो आपने करोड़ रुपए की बात की है कायरा साहब। सिस्टम वाकई उस वक्त तक ठीक नहीं होगा जब तक सही लोगों को हम वोट नहीं देंगे। पर वोट तो हमने आपको दिए और सिस्टम भी नहीं ठीक हो रहा। इसका क्या मतलब है? कायरा साहब ठीक आदमी नहीं है। ओ या अल्लाह, कायरा साहब बड़ी मुश्किल से आपकी और मेरी सुलह होती है, फिर लड़ाई वाली बात कर देते हैं आप। कायरा साहब बयान तो आपने 16 ने सच्चा दिया है, सही। मगर आपको ये अंदाजा नहीं है कि आपने अपने पैरों पे अपना बयान ही मार दिया। और वोट तो इस दफा आपको हमने दिए हैं और सिस्टम भी ठीक नहीं हुआ। आपके बयान का मतलब ये है कि अगर सिस्टम ठीक करना है तो आइंदा हमें ना वोट दें। फंस गए। अमेरिका को उसामा की मुखबरी देने वाले डॉक्टर शकील आफरीदी से जेल में सैटेलाइट फोन बरामद, बेशतर कॉलें बैरून मुल्क की गई। शाबाश, सैटेलाइट फोन बरामद हुआ है तो उससे बैरून मुल्क की कॉलें करनी होगी, और क्या मंडी भाव दिन काल करते हैं। और बैरून मुल्क भी क्या, सीधा दसो कि अमेरिका कालें करता रहा और उसने कहां कालें करनी है। और अमेरिका भी क्या, सीधा बताओ कि ओबामा को कालें करता रहा, अमेरिका कौन सा उसकी बड़ी फुफो रहती है। हाँ, ओबामा को ही फोन करके बेचारा कहता होगा, हेलो जस्ट लुक एट मी प्लीज, आई एम नॉट कंफर्टेबल हियर।
Here is a very big mouse is in jail. ਆਹ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠਾ. Please interrupt. Please understand, I am also your second Raymond Davis. I am just like Raymond Davis. Why are you playing in Mary Mary? My color is also chitta, like American. I am not blackie, and my blood is also white. Apna red. Pakistani are hunting on me. Please bring me, or I will take you with me. Please, don't Pamingtilla. There is very dirty police. They are cutting me with vada chetar, and they are not care to me of this. Please bring me. अच्छा इतनी देर करती हूँ ना, फिर अल्लाह तो वे ही रहे. नहीं समझ आई? God is seeing. Yes. Please bring me. हेलो, फिर अगली तवार ते पाता. मट्टी का तेल पेट्रोल से भी महंगा. आज से पेट्रोल 103 रुपए 40 पैसे और मट्टी का तेल 103 रुपए 47 पैसे में दस्तयाब होगा. अस्तगफिरुल्लाह. चलो शुरू हो जाओ, शुरू करो, बीती करो. और मिट्टी का तेल पेट्रोल से महंगा हो गया यार. और यार खुदा के वास्ते कुछ तो सोचा करो. याद होगा तुम्हें, पीपल्स पार्टी ने जब भुट्टो साहब आए थे तो उन्होंने मस्कीन तरीन बंदा जिसकी बेचारे की टके की वैल्यू नहीं थी, उसकी भी वैल्यू बना दी थी, उसकी आवाज बुलंद कर दी थी. उस बात का इससे क्या ताल्लुक है यार? ये इस हुकूमत ने भी कुछ छोटा कारनामा तो नहीं किया. उसी सोच पे अमल करते हुए देखो, मिट्टी का तेल किसी को पूछता नहीं था इसे. अच्छा. मुंह नहीं था लगाता. जिसके नाम में ही मिट्टी है उसकी क्या वैल्यू होनी है? आज देखो वो पेट्रोल से महंगा. तो फिर यार हुकूमत को चाहिए कि लगे हाथों मिट्टी के तेल का नाम भी बदल दें, हीरे का तेल कर दें इसको. क्यों जी? मिट्टी के तेल में क्या गलती है? तुम मिट्टी को सस्ता समझते हो? मिट्टी तो सबसे कीमती चीज है. इंसान मिट्टी है. इंसान से ज्यादा और कौन सी चीज कीमती हो सकती है? हर चीज मिट्टी, और हर चीज ने मिट्टी में चले जाना है और मिट्टी हो जाना है. चलो ज्यादा अगर तुम्हें शौक है बदलने का तो मिट्टी के तेल का नाम चीकनी मिट्टी का तेल रख लो. वो हल्का सा महंगा लगता है. हुकूमत भी चीकनी है, किसी बात का असर ही नहीं होता. ये देखो जरा, ये हुकूमत को चीकनी कह रहा है. अब जब अवाम चीकनी है ना तो तुम लोगों को लग समझ जाएगी. नाज़रीन, यहाँ में लेना है चंद कमर्शियल्स के लिए एक छोटा सा वक्फा. हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद. यार जुनैद, ये मेरे दोस्त हैं, मल्लेदार हैं, बड़े प्यारे. मेरे साथ उनके बड़े फैमिली रिलेशन है. हकीम अरशद साहब बड़े परेशान बेचारे मुझे कल मिले हैं. मैंने कहा खैर हकीम साहब, बड़ा आपकी चेहरा उतरा रंगत उतरी हुई है. कहने लगे यार बस घरेलू टेंशन ने मुझे तो मार दिया. मैंने कहा जी खैर है? कहते हैं यार वो तुम्हारी परजाई की लड़ाई नहीं खत्म होती. मैंने कहा अल्लाह खैर करे, आप तो बड़े रोबदाब से रहा करते थे घर में. खैरियत है? हुआ क्या है? ये कैसे वाकया पेश आ गया? कहते हैं यार मेरा छोटा भाई जो है ना वो इधर आया हुआ था पढ़ने के लिए पिंड से. तो वो यूनिवर्सिटी के बजाय मैं उसे कह बैठा कि तुम मेरे घर रहो, मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं इधर रहता हूं, तो तुम्हें क्या जरूरत है उधर हॉस्टल में रहने की? तो मैंने उसे पास रख लिया. कहता आहिस्ता तुम्हारी परजाई जो है वो गर्मी खानी शुरू हो गई कि तुम्हारा भाई किस लिए इधर रहा हुआ है, इसका रोटी पानी का खर्चा, ये अंदर पखा लगा के एसी लगा के सोया होता है, ये किस लिए इतना खर्चा तुम कर रहे हो इस पे? वो बहुत से घरों का ये मसला है, बहुत से घरों का प्रॉब्लम. और मैंने उसे कहा भी, मैंने कहा कि हकीम साहब चलो वो भी आपकी शरीक हयात है, आपकी जिंदगी में शरीक है वो, उसके साथ को उसकी अंडरस्टैंडिंग के साथ कुछ कर लें, को ऐसा निकाल लें. कहते यार मैं क्या करूं? अब देखो ना वो मैं भाई को क्या बैठा हूं, अब मैं उसे ये तो नहीं कह सकता कि जाओ भाई जी मेरे घरों निकलो. और मैंने कहा चलो वो भी तुम्हारी बीवी है यार, हर घर की तुम्हारी अद्धी मालकन है, वो भी उससे बात तो करो. कहता यार बात क्या करूं?
محنت مزدوری میں کرتا ہوں, میں کمائی کر کے لاتا ہوں, میری خون پسینے کی کمائی ہے, اس میں اگر میں اپنے بھائی کی پرا سکے کی تھوڑی بہت خدمت کر دیتا ہوں تو اسے کیا تکلیف. یہ جو مردوں کی سوچ ہے نا ٹپیکل قسم کی, یہ مسائل کو جنم دیتی ہے کہ کمائی میری اور بیوی کون ہوتی ہے مداخلت کرنے والی. یار یہی کام اگر آسان انداز میں کر لیا جائے اور اپنی بیوی کو شریک حیات ہے یار وہ, اگر اس کو مشاورت میں شامل کر لیا جائے تو پھر پریشانی سے بچا جا سکتا ہے. اس سے کیا فائدہ ہوگا جی بیوی کے ساتھ بات کرنے کا؟ عزیزی صاحب, بیوی کو کانفیڈنس ملے گا کہ میرا شوہر مجھ پہ اعتبار کر کے مجھ سے مشورہ مانگ رہا ہے. تم یہ دیکھو کانفیڈنس بہت بڑا, بہت بڑی دونوں میں, Exactly. عورت کی طرف سے بھی اور مرد کی طرف سے بھی. تم دیکھو نا یعنی سارے دونوں ایک دوسرے کو ساری زندگی بیوقوف بناتے ہیں. نہیں بیوقوف نہیں بنانا چاہیے. ایک اور کیس ہے, بیوقوف نہیں بنانا تو پھر یہ سیدھا میرا بھرا ہے میں نے رکھا ہوا نہیں ٹھیک ہے نا, مشورہ کر لے تاکہ اس کو کانفیڈنس مل جائے, نہیں اس کو میرے پہ اعتبار کرتے ہیں. نہیں یہ بہت ضروری ہے یار. میری بات سنو, تم جو کما کے لاتے ہو اس پر صرف تمہارا حق ہے. نہیں بیوی کا بھی حق ہے, بیوی کا بھی اتنا ہی حق ہے. بیوی کا بھی اتنا ہی حق جو ہے وہ بیوی کو مل رہا ہے. میں بتاتا ہوں, باقی جو میرا حق ہے میں اس کو جو مرضی کروں, بیوی مامی لگتی ہے. نہیں یہ غلط بات ہے. ایک منٹ میں بتاتا ہوں. ایک دوسرا معاملہ بھی ہے, اس میں تم دیکھ لو کہ ٹرسٹ کتنا میٹر کرتا ہے. کہ اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ آپ کی جو اہلیہ محترمہ ہے وہ خاموشی سے یا رازداری سے آپ کو بغیر بتائے اپنے گھر والوں کی کسی نہ کسی انداز میں مالی مدد کر رہی ہیں, آپ کو دکھ ہوگا نا. آپ کو اس بات کا دکھ نہیں ہوگا کہ آپ کے پیسے ضائع ہو رہے ہیں, آپ کو اس بات کا زیادہ دکھ ہوگا, تکلیف ہوگی کہ آپ سے چھپ کر آپ کی بیوی یہ کام کر رہی ہے. اگر آپ کی اہلیہ جو ہے, آپ یہی اس سے کہیں گے کہ تم یہ مجھے بتا کر دیتی, میں خود اپنے ہاتھوں سے کر دیتا. یہ آپ نے ایک علیحدہ چیپٹر چھیڑ دیا. حکیم صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا بھرا کو پرس میں نہیں رکھا ہوا لکا کے, وہ گھر میں رہ رہے, سب کے سامنے رہ رہے. بات وہیں آ گئی کہ مشاورت ہو جائے تو معاملہ آسان ہو جاتا ہے. بیوی کو صرف یہ ٹرسٹ دینا ہے کہ تمہارے ساتھ مشورے کے بعد میں یہ کام کر رہا ہوں. پھر وہ بیوی جو ہے وہ اس کو اپنی لائبلٹی بھی سمجھے گی, اپنی ذمہ داری بھی سمجھے گی. جی واہ 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 واہ, ماشاءاللہ ساری گفتگو ایسی کرتا ہے کہ کر جائے تو پرجائی کہے کہ آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے. دیکھو وہی تمہاری سوئی وہیں اٹکی رہتی ہے. یار خدا کے واسطے یار, تم نے تو خامد کو بالکل ہی رول ہی دیا ہے. تو تم نے بیویوں کو رول دیا یار. یہ دیکھو اللہ معاف کرے یار, اس طرح کی باتیں نہ کرو, میں نے بھی گھر جانا ہوتا ہے. نہیں میں سیریسلی سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں کہ اس معاملے میں دونوں کے درمیان ٹرسٹ جو ہے, کانفیڈنس جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور اگر آپ ان مسائل سے بچنا چاہتے ہیں, تلخی سے بچنا چاہتے ہیں, تو بہت ضروری ہے کہ اگر آپ پیسے خرچ کرتے ہیں وہ مل کے کر لو یار, سیدھی بات ہے. مگر میرا اپنا یہ اوپینین ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ تھاٹ ہے, میرا رائے بھی کہہ سکتے ہیں. چلو کہ جو خامد ہوتا ہے نا وہ واقعی محنت مزدوری کر کے جب آتا ہے باہر سے, گھر کے باہر جاتا ہے, اس نے جا کے لوگوں سے ملنا گلنا ہوتا ہے, ڈیلنگ کرنی ہوتی ہے دفتر میں یا دکان میں یا کارخانے میں. بیویوں کو چاہیے کہ اس کو اس طرح کی ٹینشن نہ دے کہ وہ باہر جا کے تو ٹکرے مارتا. بالکل, یہ میں 100% موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہوا کسی جنگلے میں جا بجے 100% میں تمہاری اس بات میں حضور میں آپ کی اس بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ بیویوں کا یہ فرض ہے کہ جو تھکا ماندہ شوہر آتا ہے اس کو کوئی ذہنی ٹارچر نہ کرے. آتا ہے اور جاتا بھی ہے, اس وقت بھی اس طرح کی ٹینشن نہ دے. بالکل کہ وہ پتا چلے جی ایلی ایچ 32 چاؤنٹ کے نیچے آ گیا. او بھائی اللہ نہ کرے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس مینٹل ٹارچر سے بچنے کے لیے, اس کشیدگی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ شروع میں ہی ایک دوسرے سے مشورہ کر لو. ہاں, اتنی انڈرسٹینڈنگ رکھیں کہ یہ کمپلیکیشنز اور یہ پرابلمز آئیں نا. اچھا جی, بڑی مہربانی جی, بڑی اچھی آپ نے ماشاءاللہ سائیڈ لی ہے بیگمات کی. میں شوہروں کی سائیڈ لے رہا ہوں یار. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ شوہر کا بنیادی فرض ہے سارے سیگمنٹ میں خامدوں کو رول کے, بندوں کو رول کے گیر کے میں کہہ دیتا ہے نہیں میں نے تو شوہروں کی سائیڈ لی ہے. کی بھی سائیڈ لی. سن نہیں رہے ہیں سارے شوہر, ہمیں کیا. اور تمہیں پتہ ہی ہے کہ پی ٹی آئی میں بھی شوہر بڑے اور ان کو میلے کرنے کا کتنا شوق ہوتا ہے. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. رسول بات کرتے ہو ایمان سے. تو عزیز صاحب پڑھنا شروع کر دوں حسب ڈاک؟ جی کریں شروع کریں. سلام حسب حال ٹیم. عزیزی یہ کیا پڑھ رہی ہو تم؟ آئی پیڈ کیوں یوز کر رہے؟ وہ آئی پیڈ کی سی این جی ختم ہوئی ہوئی. کیا مطلب, کیا ہوا ہے؟
अजीजी साहब ने कहा है कि मैं तुम्हें हस्बे डाक निकाल के दूंगा, जो जुनैद साहब ने निकाल के दी हुई है वो आज नहीं पढ़नी। ये तो मैंने ये भी कहा था कि ये बात उसे ना बताना, वो तो तुमने बता दी। नहीं तो अब वो मुझसे पूछ रहे हैं ना क्या करूं? निकाली है, कौन सी निकाली है यार? ये मेल वगैरह ही हैं, ये कोई पल्ले से नहीं ले आया। और तुमने पता नहीं क्या क्या डाल दिया होगा यार उसमें, एक दो बहुत जरूरी मेल्स क्या क्या डाल दिया होगा। वही है यार, वही है जो तुमने निकलवाई हुई है। सुन तो लो, मेरी बात सुनो, जो मैंने दी थी उसमें एक दो बहुत जरूरी मेल्स थी। क्या जरूरी थी? कोई KGB थी या कोई CIA की मेल आई हुई थी, या तुम्हें वो जो जुडो कराटे वाला रूस वाला भाई वो सदर, उसने तुम्हें को मेल कर दिया? क्या बन गई है तुम्हें? अच्छा जी, पढ़ लो। हाँ जी, आप इजी रहे जी सर, मैं आप ही की मेल्स पढ़ी। बहुत अफसोस है अल्लाह लोग के, मैंने तुम्हें कहा था कि ये बात इसको ना बता। नहीं तो वो देख ली ना, उन्होंने अब मैं पढ़ रही हूँ पेपर से, तो क्या चलो करूं? पढ़ो। अच्छा जी, आकिब रमजान शरकपुर से लिखते हैं, सलाम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम आकिब साहब। अजीजी भाईजान, आपकी धमाल में वो शिद्दत क्यों नहीं रही? सिर्फ इसलिए मैंने ये मेले निकाली है कि इस बंदे ने भाईजान लिखा है, वरना अंकल अंकल सुन के मेरे कान पक गए थे। क्या कहते हैं ये भाई लिखते हैं साहब? कि जी आपकी धमाल में अब वो शिद्दत क्यों नहीं रही? आप मुर्शिद के लिए धमाल डालते थे या उनकी कुर्सी के लिए? बहुत अच्छे यार, खुदा के वास्ते यार, मुर्शद के जाओ अपने मुर्शद के, मुर्शद के तमाले डाल डाल के तो मैं जवान हो गया हूँ। जो मर्जी करते जाओ, जो मर्जी करते जाओ, पूरी दुनिया जानती है कि कोई तुम्हारा दमखम रहा ही नहीं तुम्हारी धमाल। क्या सिर्फ तुम्हारी वजह से ये लोग कहना शुरू हो गए, वरना मैं उससे ज्यादा जोर जोर से डांस मैं तो कर पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, मैं करीब बैठ के तुम्हारी धमाल, पहले तुम्हारी धमाल की जो हिद्दत है यहाँ तक महसूस होती थी यार। खुदा के वास्ते यार, मुझे उठ उठ के भी तमाले डालनी पड़ रही यार। जो मर्जी करते रहो, जो मर्जी करते रहो, जो मर्जी। अजीज साहब बैठ जाए। जो मर्जी करते रहो, घुंघरू भी बांध लो ना, पहले वाली बात नहीं। 4 साल हो गए हैं शो करते हुए, मैं ही नहीं, मेरी तमाल भी थोड़ी सी तो बुढ़ी हुई होगी। आज आप मान गए अजीज साहब? तमाल हुई होगी, मैं नहीं हुआ। आकब साहब खुदा के वास्ते ऐसे ना किया करे, इतनी अच्छी तमालें डाल रहा हूं मैं अपने मुर्शिद की। मुर्शिद उम्मा, अगर मुझे मुर्शिद की कुर्सी से प्यार होता तो मैं भी कुर्सी पे बैठता, इसकी तरह मैं सोफे पे बैठता हूँ। मुझे कुर्सी से कोई मोहब्बत नहीं है। अच्छा जी, अफीफा वेट लाहौर से लिखती हैं, सलाम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम बेटे। जुनैद अंकल, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज किसी दिन अजीजी साहब के बर्थडे ताया का भी इंटरव्यू करें। इतनी नायाब शख्सियत का इंटरव्यू आप ही कर सकते हैं, वो भी एक्सक्लूसिव। हाय 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 हाय, वैसे बच्ची ने बात बहुत अच्छी की है। हाँ, आइडिया बर्थडे ताए को भी तुम्हें बुलाना चाहिए जरूर इधर। वाकई इस तजवीज में दम बहुत है। नहीं सीरियसली यार, हाँ, कोशिश बुलाओ, करेंगे बुलाओ कि ईद के आसपास जो शोज हैं उसमें बर्थडे ताए को बुलाएं। अभी बुकिंग करा लो ताए को फोन शोन करके, वो बहुत ज्यादा बिजी आदमी है। ऐसा ही है? नहीं, वैसे तो अलफ वेला है, मगर घर में भी कुछ ना कुछ करता रहता है। अच्छा। हाँ, अभी इतना बिजी आदमी, मैं तो हैरान हो जाता हूँ। को 3-4 हजार किलोमीटर तो वो सूतर ही वट चुका है। अच्छा। हाँ, बहुत बिजी आदमी है। एवं तो नहीं उसके किस्से मशहूर है। अगली मेल पढ़ दूं? जी पढ़े बेटे, बुलाते हैं बड़े ताए को भी बुलाते हैं इंशाल्लाह। प्यारे हैंडसम गुड लुकिंग अजीजी भाई, देखो ये मेले देखो कैसी कैसी आ जाएगी। सारी मेल्स के साथ इसने अभी ब्रेक में गड़बड़ की है, सारों के ऊपर जो अलकाबो अदाब लिखे हैं वो अभी लिखे हैं इसने। नहीं, जो जिस तरह जिसने भेजे हुए हैं मैंने उसी तरह ही निकाले। इतने तुम मासूम। अच्छा जी, लिखते हैं, एक बात तो बताइए, गैलेस आपको पसंद है इसलिए आप पहनते हैं या इसलिए कि अब आपके वेस्ट की साइज की कोई बेल्ट ही नहीं मिलती? बहुत अच्छे। क्या उल्टी सीधी मेल्स निकलवाई हैं, यार कोई सीरियस मेल भी ले लेने। नहीं, मैं कह रहा था कि यार मैंने तो उतली लेनी पड़ी है जिसने छोटे भाई और प्यारे आगे भाई नहीं पढ़ा। लिखा है, आगे मैंने पढ़ा ही मुझे भी यही लग रहा है। भाईजान असल में बात ये है कि ये जो गैलस है ना, ये शौकिया कोई भी नहीं पहनता, इसका काम होता है ये पैंट उठा के रखता है। और वैसे भी मैंने 2-3 इंग्लिश फिल्मों में देखा, अंग्रेज दानिश्वर जो है वो गैलस पहनते हैं, इसलिए मैंने ये गैलस पहनना शुरू किया कि मेरी अंग्रेजी भी बहुत अच्छी है और दानिश भी। अगली जल्दी से मेल पढ़ दो। अच्छा जी, जिन्होंने मेल लिखी है उन्होंने अपना नाम और जगह नहीं बताई कहाँ से भेज रहे हैं। लिखते हैं, अजीजी और जुनैद साहब,
आप लोगों ने जो पुरानी यादों का सिलसिला शुरू किया है वो बहुत ही अच्छा है। मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। इससे बिलखुसूस बैरून मुल्क पाकिस्तानी बहुत महजूज होते हैं। अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वाकई बड़े मैसेज आते हैं, बड़ी मेलें आई है कि यार ये जो आप बातें करती है ना, वाकई पाकिस्तान में जब होते थे तो ऐसी ही आवाजें आया करती थी, कुकड़ दाले करारी दाले कुकड़ दाले। लेकिन अजीजी साहब, मेरा ख्याल है कि ये यादें सिर्फ हमारे जहन में रह सकती हैं, क्योंकि गुजरा दौर वापस नहीं आ सकता। नहीं, हमने जब ये सेगमेंट शुरू किया था उस वक्त भी ये वजाहत की थी कि इसका मकसद ये नहीं है कि वक्त को ब्रेक्स लगा दी जाए, ये मुमकिन ही नहीं है, वक्त कभी नहीं रुकता, लेकिन इसका मकसद सिर्फ यादों को ताजा करना ही होता है। हाँ, जिस तरह बैठ के तो आप घर में सारे बहन भाई बातें करते हैं, जब शादीशुदा हो जाते हैं, बाल बच्चेदार, तो ईद वाले दिन जब इकट्ठा होता है सारा खानदान तो बातें करते हैं, यार तेनू याद है एक बारी मैं तेनू फैंटी लाई सी। लेकिन इन पुरानी यादों को ताज़ा करने का बहरहाल एक मकसद भी होता है, उसमें मकसदियत ये होती है कि जो उस दौर की अच्छी बातें हैं, जो हमारी अच्छी रवायात हैं, वो अगर आज वो प्रैक्टिसेस नहीं रही, वो कल्चर नहीं रहा, तो कम से कम उसकी जो अच्छी बातें हैं वो तो आज भी अपनाई जा सकती हैं। हाँ, याद करें तो शायद अगली नस्लें उसे अपनाएं और उसको सीने से लगाएं, उसे कबूल कर लें उन रवायात को। आई अंडरस्टैंड दिस योर टॉपिक ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा जी, जैन रजा हमें लिखते हैं, अजीजी भाई, थैंक यू भाईजान, थैंक यू। जब अमेरिका वाले चांद पर जाते हैं और अगर उनके पहुंचने से पहले चांद गरूब हो जाए तो चांद के तलू होने तक वो कहाँ रहते हैं? बहुत अच्छे भाई जी, उधर ही कहीं बस स्टॉप पे खड़े हो जाते होंगे, जिस तरह बंदा बस डीकता है इसी तरह फिर चांद डीकते होंगे। जब दोबारा चक्कर लगा के चांद वापस आता होगा तो दौड़ के चांद पे चढ़ जाते होंगे, यही हो सकता है। चांद वाली अम्मा ने कोई सराय वगैरह नहीं बनाई हुई वहां पे? यार उसका अपना बिजनेस है सूत्र का, वैसे उसका अपना घर हो भी तो वो नहीं अमेरिका वालों को नहीं घर में रखेगी। वो पाकिस्तानी माई है, वो फरंगी से नफरत करती है। अच्छा। ये तो जब पहली दफा अमेरिकी चांद पे गए थे तो उस माई ने उधर पोस्टर लगवा दिए थे, गो अमेरिका गो, गो अमेरिका गो, साडे चंद तो थले हो, गो अमेरिका गो, साडे चंद तो परा दफा हो, गो अमेरिका गो। माई ने बड़ा एहतजाज किया था। ये सब कुछ था हंस पे हाल। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज।